प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2021। ये मॉडल पेपर आपका दिया गया है 2021 में जो आपका पेपर हुआ था, यानी पिछले साल का ये पुराना पेपर है। और इसी पेपर के आधार पर आपके क्वेश्चन सिर्फ बदले होंगे, लेकिन आपका पेपर इसी प्रकार से होगा। तो आपको ये देख लेना बहुत उचित बनता है। और जितने भी आप प्रैक्टिस सेट कर पाओ उतने ही आपके लिए कम हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो आकलन क्षमता है, देखने की जो क्षमता है, वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। जब आप पिछले वर्षों के पेपर्स देखते हैं तो उसी के अनुसार आपको जो है जानकारी हो जाती है किस प्रकार से आपका प्रश्न आएगा, किस प्रकार से आपके जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इन्हीं से लगभग क्वेश्चन बनाता है, थोड़ा सा हेर फेर करके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये पिछले वर्ष का 2021 का पेपर है और आप लोगों को ये पढ़ के जाना है। तो देखो, इस प्रकार से आपका कुछ परीक्षा प्रश्न पत्र आएगा। ये बुकलेट दी गई है और सबसे पहले आपको केंद्र का कोड ऊपर डालना होगा। यहाँ पे सेंटर का कोड वहीं पर आपको मिल जाएगा। अनुक्रमांक आपका जो भी है वो आपको प्रवेश पत्र पर मिल जाएगा, वो आपको भर देना है। और बाकी ये राज्य कोड और ये वर्ष ये आपका बुकलेट पर लिख कर आएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं। देखो, पहला निर्देश ये दिया गया है कि खंड फर्स्ट और खंड दो भागों में आपका पेपर बटा हुआ है। तो खंड एक ये करने के लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिला है और पूर्णांक कितना है 90, और क्वेश्चन आपको कितने हैं 90। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है कर सकते हो। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी है तो 2 घंटे हैं, यानी जो लोग विकलांग हैं उनके लिए जो है 2 घंटे का टाइम दिया गया है, पूरा 120 मिनट का। और यहाँ पर खंड सेकंड आपको करना है। जो खंड फर्स्ट है इसमें आपके सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और खंड सेकंड में जो है आपके जो विषयवार जो आपके पूरे जैसे सामाजिक के 35 क्वेश्चन, विज्ञान के 35 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन गणित के, तो ये आपके 90 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पूर्णांक आपका 90 है, 90 इसमें और 90 इसमें। दोनों पेपर के लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो भी विकलांग व्यक्ति हैं लोग हैं तो उनके लिए जो है 4 घंटे का टाइम है, 2-2 घंटे का टाइम दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है। और फिर निर्देश आपके कुछ दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो इस प्रकार से। और बाकी आपके लिए जो है कुछ आराम से आप इधर पढ़ सकते हो। अब हम देखते हैं, हमने आपको जो है बताया था कि यहाँ पे देखो रीजनिंग मानसिक योग्यता परीक्षण खंड 1, इसमें आपका ये दिया गया है। और इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले वर्ष ये पूछा गया था। तो यहाँ से आप जो है अपना गेस लगा सकते हो किस प्रकार का पेपर आने वाला है आपका। और अब हम चलते हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर हल करते हैं। हमने आपको कहा था कि पेपर सामाजिक विज्ञान का हल कराएंगे इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम विज्ञान का करा देंगे और फिर गणित का कराएंगे। तो आप लोग जो है चैनल से बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और स्किप करके भागने की कोशिश मत करें, क्योंकि आप जब एक चैनल से देखते हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी होती है। और मन लगा कर पढ़िए, चाहे जहाँ से पढ़िए। तो सामाजिक विज्ञान का पेपर कुछ इस तरह से आपका है। जो आपका देखो दिया गया है 2 भाषाओं में दिया गया है। इधर आपका जो है हिंदी में दिया गया है पूरा, और इधर आपका अंग्रेजी में वही चीज़ दिया गया है। तो 2 माध्यम में आपको पेपर मिलेगा। चाहे आप हिंदी में करना चाहो हिंदी में कर दो, और अंग्रेजी में करना चाहो तो अंग्रेजी में कर सकते हो। लेकिन उसका जो है फॉर्मेट आप जब ऑनलाइन करवाते हो तभी आपको बताना होता है किस सब्जेक्ट किस भाषा में आप पेपर देंगे। तो चलते देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखो 126 नंबर से शुरुआत है इसमें। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म आपके लिए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, 2 वैशाली, 3 लुम्बिनी और 4 है आपका गया। तो कहाँ पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो गौतम बुद्ध का जन्म के लिए सभी लोग कमेंट करेंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है इसमें लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया हुआ है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने। बौद्ध धर्म के महान प्रचारक थे ये, और मानने वाले थे, अनुयायी थे।
तो 127 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और तीसरा है सुसीम और चौथा है कुणाल। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन सा सही है, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होता है वो है फर्स्ट नंबर यानी बिंदुसार। बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में कौन भारत आया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो हमने सामाजिक का पेपर करवाया था उसमें जो है पूछा गया था कि ह्वेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया है, और वही क्वेश्चन सेम रिपीट करके ये पूछा गया कि हर्षवर्धन के काल में अधोलिखित में कौन भारत आया था। तो कौन आया था, फर्स्ट आपका मेगस्थनीज और दूसरा है ह्वेनसांग और तीसरा है चंगेज खान और चौथा आपका दिया गया है फाहियान। तो कौन आया था, तो जो हर्षवर्धन थे उनके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। कौन आया था, ह्वेनसांग आया था। और इन्होंने सी यू की नामक ग्रंथ की रचना की थी और ये 15 साल तक भारत में रुका था। ये एक बौद्ध भिक्षु था और चीनी यात्री था। 129 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी। तो ऑप्शन फर्स्ट है नूरजहां, दूसरा है अहिल्याबाई होलकर और तीसरा है झांसी की रानी और चौथा है रजिया सुल्तान। तो इसमें आपका जो मध्यकाल में था तो उस समय जो है ज़्यादातर सुल्तान हुआ करते थे, मुस्लिम वर्ग के तुर्क हुआ करते थे। तो इसमें देखो दो तो आप पहले वैसे काट सकते हो, अहिल्याबाई होलकर और रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों का काल में थे, मध्यकाल में ये नहीं थी। तो ये दो ऑप्शन आपके कट जाएंगे यहीं से। इस प्रकार से आप काटना सीखो, किस प्रकार से आप काट देते हो क्वेश्चन मतलब ऑप्शन को। फिर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर है। तो आपको ये रजिया सुल्तान ही लगाना है चौथे नंबर पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो आप लोगों को पढ़ के जाना है। 130 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, 1556 में, 1576 में, 1595 में। तो पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर विजयी हुआ था, और वहीं से मुगल वंश की स्थापना होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1526 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। 131 नंबर पर चलते हैं। तो लिखा है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। तो दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। इसमें तीसरा वाला सही हो जाएगा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। फर्स्ट क्वेश्चन है गुरु अंगद और गुरु गोविंद, गुरु नानक और गुरु अर्जुन। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। और जो लोगों का कमेंट गलत हो जाता है तो डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट मत किया करो सभी लोग। बस आपका गलत होगा तो इससे क्या हुआ, बाकी आपको आंसर तो पता होगा, आंसर तो हम बताते ही चल रहे हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो 132 नंबर जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु नानक। गुरु नानक ने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। तो तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अधोलिखित में महानतम पेशवा कौन था, यानी सबसे जो प्रसिद्ध पेशवा था, पेशवा वो आपको बताना है कौन सा था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है बालाजी विश्वनाथ, दूसरा है बाजीराव प्रथम और नाना साहेब और माधवराव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दूसरा वाला होगा, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जो था वो सबसे महानतम पेशवा था और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, बाजीराव सिंघम। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये बाजीराव जो प्रथम था ये महानतम पेशवा हुआ करता था, यानी इसके शासन काल में जो है बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी हुए और ये महान योद्धा और सम्राट था। तो इसका दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर को 134 नंबर प्रश्न दिया गया है कि प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो भैया 1764 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और मीर जाफ़र, मीर कासिम, लॉर्ड क्लाइव या सिराजुद्दौला। तो प्लासी का युद्ध जो है लॉर्ड क्लाइव, एक तरफ अंग्रेजी सेना थी और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की सेना थी। तो उसमें जो है सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो 4 नंबर प्रश्न आपका
सही हो जाएगा। यहीं पर आपका प्रश्न जो है पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो उसका सन भी याद करके जाइएगा, 1764। कब हुआ था? 1764 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर सिराजुद्दौला हो जाएगा। 134 नंबर का चौथा प्रश्न जो ऑप्शन है वो सही है। 135 नंबर प्रश्न दिया गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद और राजा राम मोहन राय। तो ये 3 नाम आपको बहुत ध्यान रखने हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और राजा राम मोहन राय। ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इन्होंने क्या किया था ये आपको रट के जाना है। स्वामी विवेकानंद ने ही देखते राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी चल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर 135 नंबर का हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है स्वामी विवेकानंद। 136 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? यानी जब अंग्रेज आए उन्होंने जो है सबसे पहले अपनी जो है दिल्ली राजधानी बनाई वो, और उसके बाद दिल्ली के पहले जब दिल्ली हुई उससे पहले कहाँ पर थी? तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पटना। तो इनका जो क्षेत्र था वो मुंबई, मद्रास और पश्चिम बंगाल का एरिया था। तो वहीं पर इन्होंने उससे पहले जो है दिल्ली से पहले कलकत्ता को अपनी जो है राजधानी बनाया था। तो 136 नंबर का जो दूसरा ऑप्शन है वो राइट है। 137 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है भगत सिंह, सेकेंड ऑप्शन है नेहरू और तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो विधि मंत्री यानी कौन थे? तो ये पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा है भूला भाई देसाई और तीसरा है तेग बहादुर सप्रू और चौथा ऑप्शन गोविंद बल्लभ पंत। तो विधि मंत्री के पद पर सबसे पहले किसको बिठाया गया था, किसको बनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर। विधि मीन्स होता है संविधान का निर्माता जो होगा, जो उसकी जानकारी रखेगा उसी को विधि मंत्री बनाया जाएगा। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है और उनका नाम ये ध्यान रखना है कि उनको प्रथम विधि मंत्री भी बनाया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें से। 139 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है सौरमंडल से। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल से भैया सौरमंडल में आपके 9 ग्रह हैं, 10 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं या 12 ग्रह हैं। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सभी लोग कमेंट करिए। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला 8 ग्रह। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, लाल ग्रह क्या है और नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो ये ग्रहों से संबंधित बहुत से तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अगला 140 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से निम्नलिखित में से कौन V आकार की घाटी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? यानी किसके द्वारा V आकार की घाटी का निर्माण होता है? तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा चौथा हो जाएगा, नदी के द्वारा V आकार की घाटी का निर्माण होता है। 141 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपका कृष्णा नदी, दूसरा है गोदावरी नदी और तीसरा है पेनगंगा और चौथा है नर्मदा नदी। तो कौन सा राइट आंसर है आपका? तो इसमें आपका राइट आंसर होता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 142 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सुंदर वन के रूप में जाना जाता है? भारत में कौन सुंदर वन के रूप में जाना जाता है? तो सबसे पहले ऑप्शन है कोणधारी वन
और दूसरा है पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, और तीसरा है घास के मैदान, और चौथा है मैंग्रोव वन। तो सुंदर वन के रूप में कौन जाना जाता है? तो सुंदर वन के रूप में भैया, सुंदर वन के जो आपका डेल्टा है उसमें जो हरे भरे वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो उसमें ज़्यादातर वन कौन से हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अतः यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो चौथा होगा, मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ये आपको सब लोगों को मालूम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको तैयार करके भी जाना है। कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको नए नए जो है इसी प्रकार से मॉडल पेपर दिखाते रहेंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो 143 नंबर है और इसका ऑप्शन है आपको जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी, तीसरा है लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। 144 नंबर प्रश्न दिया गया है, कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं हैं? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं हैं, तो पहला ऑप्शन है जल विद्युत, और दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है प्राकृतिक गैस और चौथा है कोयला। तो जब इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आया करे, प्राकृतिक, परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तो आप देखना कि उसमें जो है एक भिन्न होगा, एक क्या होगा? भिन्न होगा, एक अलग होगा। जैसे हमने आपको बता दें कि ये प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला, ये तीनों एक जैसे हैं, है कि नहीं है? ये ऐसे संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में होते हैं, अर्थात ये कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सेम आपका पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पहला ऑप्शन है जल विद्युत, ये आपका कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी कन्फ्यूजन है वो ऑप्शन के द्वारा आपकी ख़त्म हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन सही है, जल विद्युत, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर बनाई गई है, किस नदी पर बनाई गई है, ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है महानदी, दूसरा है कृष्णा नदी, तीसरा है कावेरी नदी और चौथा है गोदावरी नदी। तो आपका नागार्जुन सागर परियोजना के लिए सभी लोग कमेंट करिएगा। इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना गया है। तो आप ये ध्यान रखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि कृष्णा नदी और नागार्जुन बांध, ये इससे रिलेट करिए, क्योंकि जो अर्जुन थे वो कृष्ण जी के दोस्त थे, मित्र थे। तो आप इसी प्रकार से ध्यान कर सकते हैं कि नागार्जुन, अर्जुन और कृष्ण, तो इससे संबंध है, अर्थात कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बांधा गया। तो इस प्रकार से आप 145 का राइट आंसर लगा पाएंगे। 146 नंबर क्वेश्चन दिया गया, दिन और रात बराबर होते हैं। तो भैया दिन और रात कब बराबर होते हैं ये आपको टिक करना है, बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है 21 मार्च 23 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर 21 जून, और तीसरा ऑप्शन है 23 मार्च 21 जून, और चौथा ऑप्शन है कि 6 दिसंबर 4 जनवरी। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो राइट आंसर आपका है फर्स्ट वाला ही सही है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। दरअसल होता यह है कि पृथ्वी जो है एक गोल गोल घूमती है अपने पथ पर, और उस वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो इसीलिए जो 21 मार्च 23 सितंबर का दिन होता है, इस दिन सूर्य जो होता है पृथ्वी की सीधे में होता है, मतलब पृथ्वी पर जो है सूर्य जो होता है वो भूमध्य रेखा पर चमकता है। तो जब भूमध्य रेखा पर चमकता है तो आधी पृथ्वी इधर हो जाती है, आधी उधर, अर्थात दोनों के तरफ जो है समान रात और समान दिन होते हैं, यानी बराबर रात बराबर दिन होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर याद रखना, ये दो ही डेट होती हैं जिस दिन जो है दिन और रात बराबर होते हैं। तो 146 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से चलते हैं, 147 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, पिछली बार का जो हमने पेपर करवाया था मॉडल पेपर, उसमें पूछा गया था कि गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है। तो सेम वही क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है, उल्टा प्रश्न बनाया गया है। तो आपको तैयारी करते रहना, ये क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन कहीं दूसरी जगह से लाएंगे, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, दोबारा आते भी हैं। तो इसमें जो 147 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम।
गल्फ स्ट्रीम में गर्म जलधारा है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से गल्फ स्ट्रीम को कैसे याद करेंगे, स्ट्रीम में होता है भाप, तो भाप कैसे होती है, गर्म होती है, तो उससे आप याद रखेंगे गल्फ गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म होती है, तो गर्म जलधारा मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 148 दिया गया, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व किसका अधिक है, सबसे अधिक बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा केरल। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व का मतलब ये है सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, ये जनसंख्या घनत्व होता है। यानी कितने 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग निवास करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर निवास करते हैं तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन इसमें होगा बिहार, वो आपका राइट होगा। बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा होता है 2011 की जनगणना के अनुसार। 149 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खरीफ और रबी की फसलें आपको रट लेना है, कोई भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो खरीफ की फसल है वो आपकी दी गई इसमें धान, और जो रबी की फसल है वो गेहूँ होती है। तो धान के साथ में जितनी भी फसलें बोई जाती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, आपकी खरीफ की फसलें कहलाती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा है रबी की फसल, तो रबी की फसल में गेहूँ आता है, और गेहूँ के साथ में जितनी भी फसलें आती हैं वो सारी रबी की फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूँ के साथ में आपकी सरसों बोई जाती है, आपकी मटर बोई जाती है, चना बोया जाता है, तो ये सब जो है आपकी जो है रबी की फसलें होती हैं। और धान है, गन्ना है, ठीक, बाजरा है, ज्वार है, तो ये सब, मक्का है, ये सब क्या है, खरीफ की फसलें भी मानी जाती हैं। बाकी मक्का आप दोनों में ले सकते हो। तो ऐसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 150 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित महासागर का क्या नाम है। तो 150 नंबर क्वेश्चन के लिए सभी लोग कमेंट करेंगे कि भैया दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीपों के मध्य कौन सा महासागर स्थित है। तो इसमें आपका देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। 150 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 दिया कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, सब लोगों को मालूम होगा। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, गुलाब, कमल, सूरजमुखी या गेंदा। तो इसका राइट आंसर है आपका कमल। कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। यहीं पर आपको बात ये कर लेना है कि यूपी में आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो यूपी का राष्ट्रीय पुष्प भी आपको याद होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है और राजकीय पशु कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, जिसको टेसू का फूल भी कहते हो। तो पलाश ऑप्शन में होगा, वो लगा देना है। और राजकीय जो पशु है वो बारहसिंघा है, तो ये ध्यान रखना है। 152 नंबर प्रश्न आपका दिया गया, भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो ये ऑप्शन कुछ आपका बदल जाएगा, क्योंकि अब जो है आपके जो राष्ट्रपति हैं बदल चुके हैं, और इस समय राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं। तो इसमें से पहले जो आपके थे वो थे रामनाथ कोविंद, लेकिन अब जो है इनकी जगह पर कौन आए हैं, तो द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो ये ध्यान रखना है, द्रौपदी मुर्मू को लगाना है। वहाँ पर ऑप्शन आपका चेंज होकर आएगा, यही ऑप्शन थोड़ी ना आएगा। तो आपको ये लिखना है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़। तो राष्ट्रपति का नाम आपके वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू। तो ये आपको लिखना है। ये पिछले साल का प्रश्न है, प्रश्न पत्र है, इसीलिए इसमें रामनाथ कोविंद लिखा गया है। अब जो आएगा उसमें आपका क्या लिख के आएगा, तो द्रौपदी मुर्मू, वो आपको लगाना है। उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो जगदीप धनखड़ हैं। और 153 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो
तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? फर्स्ट है 9, 10, 11 और 12। तो भारतीय संविधान में कुल इस समय जो है वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। चौथा ऑप्शन सही है 153 नंबर का, 12 अनुसूचियां हैं। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। तो मूल संविधान में जो है आपकी 8 अनुसूचियां थीं, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती गईं और आप 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो 153 नंबर में आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 154 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? अर्थात किस भाषा को जो है संविधान में शामिल नहीं किया गया है। तो पहला ऑप्शन है गुजराती, दूसरा संथाली, तीसरा भोजपुरी और चौथा है डोंगरी। कौन सी भाषा है जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं लिया गया है, नहीं रखा गया है? तो इसमें जो राइट आंसर आपका है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो भोजपुरी क्षेत्र में जो बोली जाती है वो है आपका भोजपुरी, यानी बिहार में जो पनपी है, जो पली बढ़ी है, वो भाषा भोजपुरी जो कि संविधान में नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 155 दिया गया कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये क्वेश्चन का जवाब सभी लोगों को मालूम होना चाहिए और ज़्यादातर पूछा भी जाता है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? पहला ऑप्शन है आपके पास 23 जनवरी 1950, दूसरा है 26 जनवरी 1950 और तीसरा 15 अगस्त 1947, चौथा है 14 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था ये बताना है। तो भारतीय संविधान जो है आपका 26 जनवरी 1950, दूसरा वाला ऑप्शन से हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो दूसरा ऑप्शन सही है। 56 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा। पहला ऑप्शन है 2 साल, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 10 माह, 3 वर्ष 4 माह 10 दिन, 2 वर्ष 5 माह 18 दिन। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला ही सही है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। 157 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो लिखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है, अर्थात अस्पृश्यता का अंत करता है, जिसमें छुआछूत को ख़त्म कर दिया था, वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो आपका है अनुच्छेद 17। कौन सा है? अनुच्छेद 17 आपको जो दिया गया है, इसमें संविधान में ये बताएगा अनुच्छेद 17 में कि कोई भी छुआछूत अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपका 158 नंबर दिया गया, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी कब? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो पहला ऑप्शन 1947, 48, 49 और 51। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से शुरू हुई थी। 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। पंचवर्षीय मतलब होता है 5 साल का टारगेट रखा जाता है कि इस 5 साल में आपको ये काम करना है। तो उसमें कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ चीज़ें रखी जाती हैं जिनको पूरा करना होता है। तो पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 से लेकर 56 तक। 159 नंबर प्रश्न दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें जो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? कोलकाता हो जाएगा। वो तो पहले था, अब मुंबई हो गया है। क्या है? मुंबई। तो 159 नंबर का राइट आंसर क्या है? मुंबई है। और 160 नंबर है कि सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति जो है किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन आपका दिया गया गरीबी, दूसरा है जनसंख्या और तीसरा है उद्योग और चौथा है कर। तो सुरेश तेंदुलकर समिति जो आपकी संबंधित है वो गरीबी से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, गरीबी से संबंध रखता है सुरेश तेंदुलकर समिति। तो इस प्रकार से आपके जो है ये यहाँ पर प्रश्न हो जा रहे हैं। और अगला 161 से लेकर बाकी जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं वो आपके गणित के प्रश्न दिए गए हैं। तो किसी दिन हम गणित का पेपर भी हल करवा देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहेंगे और साथ ही वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। जो भी बच्चे
इस तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा की, उनको उन तक जो है वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको लाभ हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।